नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में विज्ञान विषय को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए जो हमारा ये प्रयास है, इस प्रयास की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र के टॉपिक के अंतर्गत हमने आहार नाल के मुख्य भागों में से दो भागों की हमने बात कर ली थी। एक तो मुख गुहा और दूसरा ग्रसनी। मुख गुहा में हमने दांत, लार ग्रंथि और जीभ के बारे में बात की थी। ग्रसनी के बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। इसके बाद में बात आती है कि तीसरा जो अंग है आहार नाल का, तीसरा जो भाग है वो है ग्रसिका। ग्रसिका क्या है, कैसी ये संरचना होती है? तो ध्यान दीजिए, ग्रसिका में पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है और यहाँ पर कौन सी क्रिया होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि ग्रसिका में पाचन की क्रिया नहीं होती है। तो क्या होता है? अगर ग्रसिका में पाचन की क्रिया नहीं होती है तो क्या होता है? तो देखिए, ग्रसिका में पाचन की क्रिया नहीं होती है, लेकिन भोजन जो है, भोजन को जब हम मुंह में चबाते हैं और जब उसमें लार मिलती है तो एक गोल लुगदी के जैसी संरचना बन जाती है, उसे हम बोलस कहते हैं। और मुंह में बनी हुई ये बोलस ग्रसिका द्वारा गति करती हुई कहाँ पहुंचती है? आमाशय तक पहुंचती है। तो बोलस जो है क्रमानुकुंचन गति द्वारा, बोलस क्रमानुकुंचन गति द्वारा कहाँ पहुंचता है? आमाशय में पहुंचता है। तो ध्यान दीजिए कि भोजन में बोलस का जो निर्माण हुआ या बोलस जैसी संरचना, बोलस जो बना है वो कहाँ बना? मुंह में बना। लेकिन ग्रसनी और ग्रसिका से होता हुआ भोजन का बोलस जब आमाशय में पहुंचेगा तो गति कौन सी हो रही है? क्रमानुकुंचन गति हो रही है। क्रमानुकुंचन गति के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि मान लीजिए जैसे ये कोई सतह है और यहाँ पर हम किसी गोल संरचना को या लोहे को, गोले को हम रखेंगे, कोई भी गोला हम रखेंगे तो यहाँ से सीधा नीचे जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो देखिए समतल सतह से होता हुआ ये चक्कर भी काटेगा, यानी घूमता हुआ भी रहेगा और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच जाएगा। लेकिन इसी की जगह अगर मान लो अपन कोई चौकोर पदार्थ या चौकोर संरचना किसी भारी पदार्थ की ले लें और इस सतह से इसको फिसलाएं तो ये घूमेगा नहीं, सिर्फ इसमें क्या होगा? फिसलन होगी। तो यहाँ पर ये गोला क्या कर रहा है? गति कर रहा है, लेकिन घूमता हुआ कर रहा है। वैसे ही ये बोलस भी क्या होता है? जैसे ये हमारी ग्रसिका है तो ग्रसिका में क्या होगा? जैसे मान लो ये आ गया बोलस, तो कभी बोलस इधर जाता है, कभी बोलस इधर आता है, फिर इधर आता है, फिर इधर आता है। लेकिन ये इधर आते हुए भी दीवारों से टकराता हुआ या दीवारों के जो श्लेष्मा होता है उसकी वजह से ये क्या होता है? बोलस घूमता हुआ रहता है, घूमता हुआ गति करता है। इसे हम क्या कहते हैं? क्रमानुकुंचन गति कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, बोलस जो है वह ग्रसिका में कौन सी गति करता है? क्रमानुकुंचन गति करता है और यहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता है। यहाँ एक बात नोट लगा के आपको लिखनी है जो महत्वपूर्ण है कि हमने पढ़ा है कि ग्रसिका में भी पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है और ग्रसनी में भी पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है। तो यहाँ नोट में हम लिखेंगे कि ग्रसनी व ग्रसिका दोनों में, ग्रसनी व ग्रसिका दोनों में पाचन की क्रिया
नहीं होती है। देखो, आप लोगों को प्रश्न पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से पाचन नहीं होता है, या निम्न में से किन अंगों में पाचन नहीं होता है। आपके सामने मुख गुहा हो सकता है, आमाशय हो सकता है, छोटी आंत आ जाएगा, और एक आ जाएगा आपके पास में ग्रसनी या ग्रसिका। तो हमें ध्यान रखना है कि ग्रसनी और ग्रसिका जो अंग हैं हमारे आहार नाल के, उनमें पाचन की क्रिया नहीं होती है। तो ये जरूर ध्यान रखना है हमें। इसके बाद में आहार नाल का चौथा भाग आता है आमाशय। तो अब हम बात करेंगे आमाशय के बारे में। आमाशय की संरचना कैसी होती है और आमाशय हमारे भोजन के पाचन में किस प्रकार उपयोगी है, इन सब बातों के बारे में हम बात करेंगे। तो अगला हमारा हेडिंग होगा आमाशय। नंबर 4, आहार नाल का चौथा भाग है आमाशय। आमाशय के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, आमाशय की अगर संरचना की हम बात करें तो आमाशय के बारे में हम लिख सकते हैं कि आमाशय जे आकार की संरचना, जे आकार की संरचना वाला अंग है। इंग्लिश में अल्फाबेट में जो जे आता है उसके आकार की संरचना है। और इसमें देखो, जो भोजन ग्रसिनी और ग्रसिका से जाता है, तो आमाशय में जाने के बाद में जो यहाँ पे भोजन होता है, उस भोजन को क्या कहते हैं? इस भोजन को कहते हैं काइम। तो हम लिखेंगे आमाशय में भोजन को काइम कहते हैं। आमाशय में अगर भोजन को पूछा जाए कि किस नाम से जाना जाता है, तो आमाशय में भोजन को काइम के नाम से जाना जाता है। यहाँ भोजन के ठहरने की अगर बात पूछी जाए तो आमाशय में भोजन वह 3 से 4 घंटे तक रुकता है। आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक रुकता है। उसके बाद में इसका पाचन होने के बाद यह चला जाता है छोटी आंत में। यहां पर देखो, आमाशय में क्या पाई जाती है? जठर ग्रंथियां पाई जाती है। जठर ग्रंथियां पाई जाती है, और ये जठर ग्रंथियां जो है जठर रस का स्राव करती है। जठर ग्रंथियां जठर रस का स्राव करती है। अब बात आती है कि ये जठर रस क्या है और क्यों स्रावित किया जाता है आमाशय में, क्या इसका कार्य है? तो देखिए, जठर रस जो है भोजन के पाचन में आवश्यक होता है। और जठर रस के अगर मैं पीएच की बात करूं तो जठर रस का पीएच होता है, जठर रस का जो पीएच है वो होता है 1.2 से 1.8 तक। यानी जठर रस की अगर प्रकृति आप लोगों को पूछ ली जाए तो जठर रस की प्रकृति इस आधार पर कैसी होगी? अम्लीय होगी। तो यहां एक और इंपॉर्टेंट बात है कि आहार नाल का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें अम्लीय स्राव होता है, यानी अम्लीय रस का स्राव किया जाता है। तो यह अम्लीय रस कौन सा है? आमाशय में जठर ग्रंथियों के द्वारा स्रावित जठर रस जो होता है उसकी प्रकृति अम्लीय होती है। और पूरी आहार नाल में एकमात्र आमाशय ऐसा भाग है जिसमें अम्लीय पदार्थ का स्राव किया जाता है, और वो स्राव कौन सा है? जठर रस है। जठर रस का स्राव करती कौन है? जठर ग्रंथियां करती है। अब बात करते हैं कि ये जो जठर रस है इसमें क्या क्या होता है। जठर रस जो है इसमें कौन कौन से पदार्थ होते हैं? तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इस जठर रस में
देखो सबसे पहला तो होता है HCl, जिसको हम, या इसका रासायनिक नाम हम कह सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और दूसरा होता है श्लेष्मा। दूसरा क्या होता है? श्लेष्मा होता है। श्लेष्मा के बारे में मैं बताऊं, एक लसलसा चिपचिपा पदार्थ होता है जो यहाँ की आमाशय की दीवारों को क्या करता है? चिकनी बना के रखता है, जिससे भोजन इनकी दीवारों के चिपकता नहीं है। एक होता है पेप्सिनोजन हार्मोन। पेप्सिनोजन हार्मोन, पेप्सिनोजन क्या है? हार्मोन है। इसका स्राव भी कहाँ होता है? आमाशय में होता है। आमाशय में भी किस में रहता है? ये जठर रस में होता है। एक होता है गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज यानी लाइपेज एंजाइम ही है, लेकिन ये कहाँ पाया जा रहा है? आमाशय में पाया जा रहा है, इसलिए इसको गैस्ट्रिक लाइपेज कह दिया। और इसके बाद में एक एंजाइम और पाया जाता है जिसका नाम है रेनिन। तो जठर रस में देखो, पहला तो है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा है श्लेष्मा, तीसरा पेप्सिनोजन, चौथा गैस्ट्रिक लाइपेज और पांचवा रेनिन। इस प्रकार जठर रस में अगर कुछ कुल पदार्थों की हम बात करें तो ये 5 प्रकार के पदार्थ इसमें स्रावित होते हैं। अब देखते हैं कि देखो आमाशय की संरचना आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे होंगे। आमाशय का ऊपरी सिरा तो जुड़ा रहता है ग्रसिका से और नीचे वाला सिरा जुड़ा रहता है छोटी आंत से। आमाशय जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पर जठरागम अवरोधनी पाई जाती है, जो क्या करती है? भोजन को अंदर प्रवेश करने देती है और आमाशय से वापस नहीं जाने देती। यानी जठरागम अवरोधनी का कार्य है, भोजन को वापस बाहर नहीं जाने देती है। तो जैसे ही भोजन यहाँ आता है आमाशय में, तो आमाशय में क्या होता है? श्लेष्मा रहता है जो दीवारों से भोजन को चिपकने नहीं देता है। और क्या होता है? HCl, पेप्सिनोजन, गैस्ट्रिक लाइपेज और रेनिन, ये भोजन में उपस्थित विभिन्न पदार्थों का क्या करते हैं? पाचन करते हैं। जठर ग्रंथियां जो होती है जठर रस का स्राव करती है और जठर रस के स्राव से ये 5 पदार्थ जो हैं भोजन का क्या करते हैं? पाचन करते हैं। जैसे ही भोजन का पाचन होता है तो क्या होता है? जठर निर्गम अवरोधनी आमाशय के नीचे वाले हिस्से पर, जहां आमाशय छोटी आंत से जुड़ता है, तो वहां पर क्या होती है? जठर निर्गम अवरोधनी होती है। और ये जठर निर्गम अवरोधनी भोजन का पाचन होने के बाद में, यानी आमाशय में जिन जिन पदार्थों का पाचन होता है उसके बाद में भोजन को कहाँ जाने देती है? छोटी आंत में जाने देती है। और यहाँ से छोटी आंत में जाने के बाद में भोजन वापस आमाशय में नहीं आता है, नहीं आ सकता। आमाशय में भोजन नहीं आ सकता। यहाँ पर मुख्य कार्य जो भोजन को आमाशय में लेने का और आमाशय में निकालने का और वापस आमाशय में नहीं आने का कार्य जो कर रही है जठरागम अवरोधनी और जठर निर्गम अवरोधनी है। जठर निर्गम अवरोधनी को पाइलोरिक भी कहते हैं। ध्यान रखिए, जठर निर्गम अवरोधनी को क्या कहते हैं? पाइलोरिक भी कहते हैं। और आमाशय के जस्ट नीचे ही क्या पाया जाता है? अग्नाशय पाया जाता है। अब हम इन 5 के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं HCl के बारे में, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में, कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आमाशय में क्या उपयोग है, किस प्रकार ये कार्य करता है। तो देखिए, आमाशय में हम बात करेंगे सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है किस प्रकार हमारे पाचन तंत्र में सहायक है। तो देखिए, HCl का पूरा नाम हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका स्राव कौन सी कोशिकाएं करती है? तो इसके स्राव के बारे में हम लिख सकते हैं कि ऑक्जेंटिक कोशिकाएं होती है। ऑक्जेंटिक सेल्स जो होती है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या करती है? स्राव करती है।
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है ऑक्जेंटिक कोशिकाएं। अब बात करते हैं कि यहाँ जो HCl है वो हमारे आमाशय में किस प्रकार कार्य करता है, कौन कौन से कार्य करता है। तो देखिए, यह भोजन के साथ आने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का कार्य करता है। सबसे पहला कार्य क्या है इसका, यह भोजन के साथ आए सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। भोजन के साथ अगर कोई सूक्ष्म जीव आमाशय तक पहुंच जाता है तो आमाशय में उपस्थित HCl क्या करता है, इसको नष्ट कर देता है। वैसे अधिकतर बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीव जो हमारे भोजन के साथ हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनका जो नष्ट होना है या उनका नाश जो होता है, उनको नष्ट कर दिया जाता है मुख में ही। लेकिन फिर भी अगर कोई बच के और आमाशय में चला जाता है तो वहां पर HCl उसका क्या कर देता है, उसको नष्ट कर देता है। भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करने का भी इसका मुख्य कार्य है। दूसरा कार्य हम लिखें, भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करना। भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करने का कार्य भी कौन करता है, आमाशय ही करता है। इसके बाद में बात आती है कि भोजन को अम्लीय माध्यम तो ये प्रदान कर रहा है, लेकिन अम्लीय माध्यम प्रदान क्यों करा है। अगर मान लीजिए अम्लीय माध्यम का जो लेवल है वो बढ़ जाए या घट जाए तो भोजन के पाचन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, जब इस HCl की मात्रा अधिक हो जाती है तो आपने नाम सुना होगा एसिडिटी, अम्लीयता, वो समस्या हमारे सामने उत्पन्न हो जाती है। तो अब हम इस HCl के कार्य के अंदर ही एसिडिटी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि एसिडिटी होती क्या है, कब इसकी समस्या उत्पन्न होती है। तो देखिए, जब HCl की मात्रा आमाशय में बढ़ जाती है तो क्या होता है, जैसे ही HCl की मात्रा बढ़ी, मान लीजिए यहाँ पर HCl की मात्रा बढ़ गई, आमाशय में HCl की मात्रा बढ़ेगी तो HCl की मात्रा बढ़ने से HCl का जो संपर्क है आमाशय की दीवारों से होगा, यानी ये HCl इन दीवारों से टकराएगा और जैसे ही दीवारों से संपर्क होगा तो हमें आमाशय की दीवार क्या होगी भाई, आमाशय की दीवार में जलन स्टार्ट होगी, यानी आमाशय की दीवार जलना प्रारंभ हो जाती है, जलन प्रारंभ हो जाती है। और इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही एसिडिटी कहा जाता है। ध्यान दीजिए कि जब आमाशय में HCl की मात्रा बढ़ जाती है, अभी ये भी बताऊंगा कि HCl की मात्रा कब बढ़ती है, कैसे बढ़ती है, क्यों बढ़ती है। तो अभी सिर्फ इतना जानो कि जब HCl की मात्रा आमाशय में बढ़ जाती है तो आमाशय की दीवार जो होती है उससे संपर्क किसका हो जाता है, HCl का हो जाता है। और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, प्रबल अम्ल है, जो आमाशय की दीवार से टच होने के बाद में, आमाशय की दीवार के संपर्क में आने के बाद में दीवार को क्या करता है, जलाता है, दीवार में जलन उत्पन्न करता है। और इसे ही हम क्या कहते हैं, एसिडिटी कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि जब आमाशय में HCl की मात्रा बढ़ जाती है तो HCl आमाशय की दीवारों के संपर्क में आता है, संपर्क में आता है, जिससे दीवार में जलन उत्पन्न होती है, जलन उत्पन्न होती है।
और इस जलन को ही, ये जो जलन उत्पन्न हुई है, इसे ही हम क्या कह देते हैं, एसिडिटी कहते हैं। ये जो जलन उत्पन्न हुई है इसे ही हम क्या कहते हैं, एसिडिटी कहते हैं। तो एसिडिटी उत्पन्न कब होती है, जब आमाशय में HCl की मात्रा बढ़ जाती है। तो HCl आमाशय की दीवार के संपर्क में आता है। संपर्क में आने के बाद में दीवार को जलाना प्रारंभ कर देता है, और इस जलन को ही, ये जो दीवार से जलन उत्पन्न होती है, उस जलन को ही क्या कहा जाता है, उस जलन को ही हम एसिडिटी कहते हैं। तो ये होती है एसिडिटी की बात। अब एसिडिटी का कौन कौन सा कारण है, कौन कौन से कारण हो सकते हैं एसिडिटी के, उसके बारे में बात करेंगे कि कब एसिडिटी उत्पन्न हो सकती है। देखो हमें ये पता है भाई, HCl की मात्रा बढ़ने से एसिडिटी उत्पन्न होगी, जलन उत्पन्न होगी, लेकिन इसके बढ़ने का कारण क्या है, क्यों ये बढ़ता है, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो अगला हमारा हेडिंग क्या होगा, एसिडिटी का कारण। एसिडिटी का कारण, यानी एसिडिटी क्यों उत्पन्न होती है, HCl की मात्रा बढ़ने से। तो HCl की मात्रा क्यों बढ़ी, इसको हम जानेंगे कि एसिडिटी के कारण कौन कौन से हैं। अब देखते हैं एसिडिटी का कारण क्या होता है, एसिडिटी क्यों उत्पन्न होती है। जब हम, अगर भोजन का अनियमित समय है तो एसिडिटी का कारण वो बन सकता है। कैसे बन सकता है, भोजन का अनियमित समय, कैसे एसिडिटी का कारण ये बनता है। देखिए, जैसे मान लीजिए आप किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब में हो और आपका जो ड्यूटी का टाइम है वो फिक्स है। मान लीजिए आपका ड्यूटी का टाइम 10 बजे का है, यानी 10 बजे आपको ऑफिस पहुंचना है। तो लगभग आप 9 बजे के लगभग आप खाना खाओगे, तब जाके 10 बजे तक आप अपने सारे कार्यों से निवृत्त हो जाओगे। 9 बजे या 9:30 बजे, जो भी आपका कार्य टाइम फिक्स है। जैसे मैं मान लेता हूं कि आपका खाना खाने का टाइम 9 बजे का है, सुबह 9 बजे आप प्रतिदिन खाना खाते हो, तो आपका क्या है, वो रेगुलरिटी बनी हुई है और फिक्स टाइम है कि आप 9 से 9:30 के बीच में खाना खा लोगे। तो जैसे ही आप, जैसे भोजन का अनियमित समय कैसे, देखो जैसे नियमित हो गया आपका समय, तो 9 से 9:30 के बीच में आप खाना खाओगे। प्रतिदिन हम अगर निश्चित समय पर खाना खाते हैं तो क्या होता है, हमारा शरीर उसी के अनुरूप ढल जाता है। अब जैसे ही हम मुंह में खाना चबाना शुरू करते हैं, जब हम खाना चबाना शुरू करते हैं तो पूरी जो ग्रंथियां हैं, पूरे जो अंग हैं आहार नाल के, वो सब क्या हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, और सक्रिय होके जो ग्रंथियां हैं वो अपना हार्मोन स्रावित कर देती है। अब जैसे ही इसमें देखो HCl का स्राव होगा, हम खाना खा रहे हैं तो मुंह हिलता है, मुंह हिलने से ही ग्रंथियों को पता चल जाता है कि क्या होगा, ये कुछ खा रहा है, पेट में आएगा, हमें उसका पाचन करना है, तो पहले से ही तैयार रहो। तो यहां पर क्या होता है, HCl का निर्माण हो जाता है। अब ऐसा करते करते मान लीजिए कुछ दिन बीत गए, तो उस 9 से 9:30 के बीच में ही क्या होता है, हम खाना नहीं खाए ना तो भी HCl का स्राव हो जाता है आमाशय में। तो HCl के स्राव से, अब जैसे अपन खाना नहीं खाएंगे और मान लीजिए प्रतिदिन आप 9 से 9:30 के बीच में खाना खा रहे हो, और एक दिन ऐसा आया आपके कि आपको 5 बजे तक खाना नहीं मिला शाम को, तो क्या होगा भाई, HCl अम्ल का स्राव तो होगा, क्योंकि प्रतिदिन के हिसाब से वो अनुकूल है, तो HCl का स्राव होगा, और वो HCl क्या होगा, आमाशय की दीवार के संपर्क में आएगा, क्योंकि भोजन तो है नहीं जो भोजन के साथ वो क्रिया करे, भोजन को पचाए। तो आमाशय की दीवार से वो संपर्क में आता है, दीवार को क्या करता है, जलाना स्टार्ट करता है, इसीलिए क्या होता है, एसिडिटी उत्पन्न हो जाती है। तो भोजन का अनियमित समय इस प्रकार एसिडिटी का कारण बन सकता है। तो इसलिए प्रतिदिन हमें क्या करना चाहिए, निश्चित समय पर ही भोजन करना चाहिए, और निश्चित समय पर भोजन अगर मान लो कभी नहीं होता है तो HCl का स्राव हो जाता है। क्यों होता है, हमने अभी बात कर ली है। दूसरा है
चिंगम के सेवन से। चिंगम खाने से। अभी अभी मैंने बताया कि हम भोजन खाते हैं और वो जो सारे अंग हैं वो उसके अनुकूल हो जाते हैं उस समय के, तो उससे पहले ही क्या करते हैं, वो HCl का स्राव कर देते हैं। लेकिन अगर हम मान लीजिए अनिश्चित समय पर चिंगम खाते हैं, तो चिंगम खाते समय क्या होता है, मुंह को बार बार हिलाना पड़ता है, और मुंह बार बार हिलता है तो ग्रंथियों को संकेत मिलता है कि ये कुछ खा रहा है, पेट में आएगा, पाचन के लिए तैयार हो जाओ। तो वो क्या कर देती है, HCl स्रावित कर देती है और यही क्रिया वापस हो जाती है। इस प्रकार चिंगम खाने से भी एसिडिटी हो सकती है, इसलिए चिंगम खाने से हमें बचना चाहिए। अधिक मसालेदार भोजन का अगर हम सेवन करेंगे तो भी क्या होगा, एसिडिटी का कारण बन सकता है। अधिक मसालेदार भोजन का सेवन, अगर हम अधिक मसालेदार भोजन का सेवन करेंगे तो वो एसिडिटी का कारण बन जाता है। क्यों बन जाता है, देखो मसालेदार भोजन का सेवन हम करेंगे तो मसालेदार भोजन जो है उसमें प्रबलता के कारण, मसालों के कारण क्या होती है, जठर ग्रंथियां अधिक सक्रिय हो जाती है। जैसे ही हम कोई मसालेदार भोजन खाते हैं या व्यंजन खाते हैं, जठर ग्रंथियां क्या होगी, जठर ग्रंथियां अधिक सक्रिय हो जाएगी और अधिक HCl का स्राव करेगी। यानी मसालेदार भोजन खाने से क्या होगा भाई, जठर ग्रंथियां सक्रिय, जठर ग्रंथियां सक्रिय होगी। तो अभी अभी मैंने पहले बताया था कि जठर ग्रंथियां क्या करती है, जठर रस का स्राव करती है और जठर रस में HCl ही मुख्य होता है। तो जठर ग्रंथियां सक्रिय होके और अधिक HCl का स्राव करेगी, और जैसे ही अधिक HCl का स्राव होगा तो देखिए भोजन के पाचन में जो काम आएगा, उसके अलावा जो HCl बचता है वो क्या करता है, दीवार के संपर्क में आके जलाना प्रारंभ करता है और इस प्रकार एसिडिटी का कारण बन जाता है। तो ये कम से कम ये 3 हमें ध्यान रखने हैं कि जैसे भोजन का अनियमित समय, दूसरा चिंगम खाने से, और तीसरा अधिक मसालेदार भोजन के सेवन से हमें एसिडिटी हो सकती है, एसिडिटी का कारण बन सकता है। तो ये तीनों बातें हमें ध्यान रखनी है कि भोजन का अनियमित समय होने से एसिडिटी हो सकती है, चिंगम खाने से एसिडिटी हो सकती है, अधिक मसालेदार भोजन के सेवन से एसिडिटी होते हैं। और इन तीनों बिंदुओं को, तीनों कारणों को मैंने विस्तार से आपको समझा दिया है कि कैसे इनके कारण एसिडिटी होती है। अब एसिडिटी के बारे में हमने जान लिया, एसिडिटी के कारण के बारे में हमें जान लिया। अगर एसिडिटी उत्पन्न हो जाए तो उसको हम दूर कैसे करें, यानी दूर करने का जो उपाय है वो क्या है, वो भी हमें पता होना चाहिए। कि मान लीजिए कभी हमारे साथ ऐसा हो जाए कि एसिडिटी उत्पन्न हो जाए, तो उस एसिडिटी को दूर करने का उपाय क्या है। तो अब बात करेंगे हम एसिडिटी को दूर करने का उपाय। तो हम लिख सकते हैं कि एसिडिटी को दूर करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे। देखिए एसिडिटी में क्या होता है, एसिड जो होता है, एसिड यानी अम्ल की मात्रा बढ़ती है, और इस अम्ल की मात्रा को कम करने के लिए हम पढ़े हुए हैं कि अम्ल और बेस, यानी एसिड और बेस, अम्ल और क्षार की जब क्रिया होती है तो क्या बनता है, लवण प्लस जल बनता है। तो हम क्या करेंगे, किसी ऐसे बेस का उपयोग करेंगे, ऐसे क्षार का उपयोग करेंगे जो इस HCl अम्ल से क्रिया करके लवण और क्या करे, जल बना दे। तो एसिडिटी को दूर करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, क्षार का उपयोग करते हैं, और क्षार को हम एंटी एसिड भी बोलते हैं। ध्यान रखिए, एंटी एसिड, एंटी एसिड का मतलब होता है प्रति अम्ल, प्रति अम्ल यानी अम्ल का विपरीत कार्य करने वाला। तो एसिडिटी को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं,
दुर्बल क्षार का उपयोग करते हैं, जो क्या का कार्य करता है, एंटी एसिड या प्रति अम्ल के रूप में कार्य करता है। अब ये दुर्बल क्षार जो होता है एंटी एसिड है प्रति अम्ल के रूप में, जिसका हम उपयोग कर रहे हैं वो मुख्यतः है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस, इसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हम करते हैं और इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, उस नाम से कई बार कंपटीशन में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो इसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी इसको जाना जाता है और ये इसका व्यापारिक नाम है, और इस नाम से ही अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग कहाँ किया जाता है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो वहाँ आप लोगों को ऑप्शन में एसिडिटी को दूर करने में भी मिल सकता है, एंटी एसिड भी मिल सकता है, प्रति अम्ल भी मिल सकता है। तो हमें ध्यान रखना है कि एसिडिटी को दूर करने में भी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जा रहा है, प्रति अम्ल और एंटी एसिड के रूप में भी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जा रहा है। देखिए जो इनो आता है, इनो, उस इनो में क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, यानी MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो इनो में होता है, और इनो के जो पाउच होता है उसके ऊपर लिखा होता है कि 6 सेकंड में एसिडिटी को दूर करता है। यानी ये जो क्रिया होगी, अम्ल और क्षार की जो क्रिया होगी, ये मात्र 6 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगी। कैसे होगी, अभिक्रिया का नाम क्या होगा, उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे देखो हमारे पास कौन सा अम्ल है, HCl अम्ल की मात्रा बढ़ी है, तो HCl अम्ल की मात्रा बढ़ने पर हम क्या करते हैं, इनो लेते हैं, और इनो के सेवन से हमें क्या हो जाती है, एसिडिटी दूर हो जाती है। इनो में क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। देखिए जब HCl की मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करवाएंगे तो हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा। मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ हमें प्राप्त होगा जल। तो जैसे ही हम एसिडिटी के समय जैसे ही हम इनो का सेवन करेंगे तो इनो में उपस्थित मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, देखिए ये तो क्या है, एक एसिड है यानी अम्ल है, ये क्या है, ये बेस है यानी क्षार है। जब दोनों क्रिया करेंगे तो क्या होता है, जैसे इनो को हम ग्रहण करते हैं, लेते हैं, तुरंत मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, HCl अम्ल के साथ क्रिया करता है, और HCl अम्ल के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है, एक साल्ट है, लवण है, और इधर हमारे पास क्या बच जाता है, जल बन जाता है, यानी लवण बन जाता है। तो और ये जो क्रिया होती है बहुत तीव्र गति से होती है, इसीलिए तो लिखा हुआ है कि 6 सेकंड में इनो क्या करता है, 6 सेकंड में ही एसिडिटी को दूर कर देता है। तो ये जो क्रिया है ये तीव्र गति से होती है, और इस क्रिया को नाम दिया गया है उदासीनीकरण। उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्यों कहा, क्योंकि देखो ये जो क्षार है अम्ल से क्रिया करके अम्ल के जो गुण हैं उनको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, उदासीन कर देता है, और लवण और जल में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार एसिडिटी को दूर किया जा सकता है। इसके बाद में हमारा जो आमाशय में जो जठर रस है उपस्थित, जठर रस में जो उपस्थित हैं स्राव, वो दूसरा आता है श्लेष्मा। अब बात करेंगे श्लेष्मा के बारे में कि श्लेष्मा है क्या, कैसे यह कार्य करता है और कौन कौन से कार्य ये करता है। दूसरा जो बिंदु है वो है श्लेष्मा। दूसरा जो पदार्थ है वो क्या है, श्लेष्मा है। श्लेष्मा के बारे में अगर हम बात करें तो पीले रंग का, हल्के पीले रंग का, ये हल्के पीले रंग का
गाढ़ा द्रव होता है। हल्के पीले रंग का गाढ़ा द्रव या गाढ़ा पदार्थ भी हम लिख सकते हैं, द्रव भी लिख सकते हैं। द्रव की जगह अगर पदार्थ हम लिखेंगे तो वो बेटर रहेगा। तो हल्के पीले रंग का पदार्थ होता है कौन? श्लेष्मा। और श्लेष्मा के स्राव की अगर हम बात करें तो श्लेष्मा का स्राव कौन करती है? श्लेष्मा के स्राव के लिए श्लेष्मा कोशिकाएं होती है, श्लेष्मा कोशिकाएं होती है। और ये श्लेष्मा कोशिकाएं ही क्या करती है? श्लेष्मा का स्राव करती है। तो श्लेष्मा कोशिकाएं जो है श्लेष्मा का स्राव करती है। और इस श्लेष्मा का कार्य क्या होता है, क्या कार्य करता है ये आमाशय में, इसलिए इसको यहाँ पे स्रावित किया गया है। तो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, ये आमाशय की दीवारों की रक्षा करता है। आमाशय की दीवारों की रक्षा करना इसका मुख्य कार्य होता है। कैसे रक्षा करता है? देखिए जहां जहां आमाशय की दीवार है वहां पर मैंने रेड कलर से ये जो लाइन कर रखी है ये क्या है? श्लेष्मा है। और ये श्लेष्मा जो होता है भोजन को और यहाँ पर उत्पन्न होने वाले जितने भी अम्लीय पदार्थ हैं या हार्मोन एंजाइम जो भी हैं उन सबको क्या करता है? आमाशय की दीवार के संपर्क से तोड़ता है। जैसे मान लीजिए ये है आमाशय की दीवार, यहाँ पर भोजन बना हुआ है, भोजन में HCl भी होगा, पेप्सिनोजन, रेनिन, ट्रिप्सिन सारे एंजाइम होंगे। तो इन एंजाइमों को और HCl का जो संपर्क है उसको दीवार से नहीं होने देता है। कौन? ये श्लेष्मा। तो ये श्लेष्मा क्या होता है? इस दीवार की सुरक्षा करता है, दीवार की रक्षा करता है। किससे बचाता है? भोजन और अन्य खाद्य पदार्थों के जो दीवार से इनको सुरक्षा प्रदान करता है, दीवार के टच नहीं होते हैं। इसके बाद में बात आती है तीसरा बिंदु जो है वो है पेप्सिनोजन। अब ये पेप्सिनोजन कहाँ स्रावित होता है, कैसे स्रावित होता है, किस प्रकार ये कार्य करता है? तो तीसरा हम लिखते हैं पेप्सिनोजन। जठर रस का जो तीसरा रस है वो है पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन की अगर हम बात करें तो इसको कैसे हम पहचाने? तो ध्यान दीजिए कि विज्ञान में अगर किसी भी पदार्थ के नाम के अंत में आगे अगर ओजन आता है तो ओजन आने का मतलब है कि वह पदार्थ जो है कैसा है? निष्क्रिय है। मान लीजिए नाम है किसी पदार्थ का और नाम के अंत में क्या आ रहा है? ओजन आ रहा है। अगर ओजन नाम के अंत में आ रहा है तो वह 100% कैसा पदार्थ होगा? निष्क्रिय पदार्थ होगा। यानी पेप्सिनोजन जो है वो भी कैसा पदार्थ है? निष्क्रिय पदार्थ है। इसके स्राव की अगर हम बात करें तो पेप्टिक कोशिकाएं जो होती है इसका स्राव करती है। पेप्टिक कोशिका या जाइमोजन कोशिका हम कह सकते हैं। तो पेप्सिनोजन का स्राव पेप्टिक सेल्स, पेप्टिक कोशिका या हम कह सकते हैं जाइमोजन। जाइमोजन सेल्स जो होती है पेप्सिनोजन का स्राव करती है। पेप्सिनोजन को कौन कैसे ये कार्य करता है? अभी देखो मैंने कहा कि पेप्सिनोजन अगर किसी के पदार्थ के नाम के अंत में ओजन आ रहा है तो वो निष्क्रिय होता है। अगर निष्क्रिय है तो फिर इसका स्राव क्यों किया गया? काम ही नहीं करेगा ये तो ध्यान दीजिए अभी अभी हमने पढ़ा था HCl। तो पेप्सिनोजन को सक्रिय कौन करता है? HCl करता है। पेप्सिनोजन को जो HCl अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, वो क्या करता है? पेप्सिनोजन को, निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय करता है, सक्रिय बनाता है। और ये जो सक्रिय पेप्सिनोजन है वो फिर पाचन का कार्य करता है। इसके बाद हम देखेंगे कि पेप्सिनोजन जो है किन किन पदार्थों का कैसे पाचन करता है। अब देखेंगे
कि जो ये निष्क्रिय पेप्सिनोजन जैसे ही सक्रिय होता है तो ये हमारे शरीर में यानी पाचन की जो क्रिया है उसमें कैसे भाग लेता है, कैसे ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो देखिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो पेप्सिनोजन है तो हमारे पास जो ये पेप्सिनोजन है ये कैसा है, निष्क्रिय है। और इसको सक्रिय कौन करेगा, HCl करेगा। HCl जब इसको सक्रिय करता है तो इसका जो pH होता है ना HCl का कितना होता है, 1.2 से 1.8 pH होता है। तो सीधी सी बात है ये इसको सक्रिय कर रहा है तो 1.2 से 1.8 के बीच का ही इसका हो जाएगा। तो जैसे ही पेप्सिनोजन को HCl सक्रिय करता है ये किस में परिवर्तित हो जाता है भाई, पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है, पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है। पेप्सिन में परिवर्तित होने के बाद में ये पेप्सिन किस में क्या हो जाता है, पेप्सिन सक्रिय हो जाता है। ध्यान दीजिए जैसे ही देखो निष्क्रिय पेप्सिनोजन HCl के संपर्क में आता है तो पेप्सिनोजन किस में बदल जाता है, पेप्सिन में बदल जाता है और सक्रिय हो जाता है। अब बात आती है कि सक्रिय होकर ये क्या करता है, तो भोजन में जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन का पाचन करता है कौन, पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का पाचन कौन करता है, पेप्सिन करता है। कहां पर करता है, आमाशय में करता है। और प्रोटीन का पाचन आमाशय, वह आमाशय में तो होता है लेकिन ध्यान रखना छोटी आंत में भी इसका पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में भी होता है, ये हमें ध्यान रखना है। लेकिन अगर पूछा जाए कि प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन, प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है, तो इसका आंसर आप लोगों के पास होना चाहिए कि प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है, आमाशय में होता है। ये जरूर ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बना हुआ है कि प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आहार नाल के 4 अंगों का या 4 भागों के नाम देके और आपको कंफ्यूज कर दिया जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि देखो पेप्सिनोजन कहाँ है, आमाशय में है। पेप्सिनोजन को सक्रिय कौन करता है, HCl। तो HCl भी कहाँ है, आमाशय में है। तो अब एक बात बताओ, पेप्सिनोजन भी आमाशय में, HCl भी आमाशय में, तो सक्रिय होके भी ये कहाँ कार्य करेगा, आमाशय में करेगा। तो सर्वाधिक पाचन भी, प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन भी कहाँ होगा, आमाशय में ही होगा। ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रोटीन जो है वो प्रोटीन को पेप्सिन एंजाइम जो है वो किस किस में तोड़ता है, किन किन में विभाजित करता है। तो हम लिख सकते हैं कि प्रोटीन जो है उस प्रोटीन को पेप्सिन क्या करता है, किस किस में परिवर्तित करता है, यह भी हमें पता होना चाहिए। तो पेप्टोन और डाइपेप्टोन में ये परिवर्तित करता है। ध्यान दीजिए, पेप्टोन तथा डाइपेप्टोन। पेप्टोन और डाइपेप्टोन में पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ देता है। और प्रोटीन को, पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन और डाइपेप्टोन में तोड़ता है। तो ये पेप्टोन और डाइपेप्टोन दोनों किस में बदल जाते हैं, एमिनो एसिड में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं, एमिनो एसिड यानी अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। और अमीनो अम्ल का आसानी से पाचन हो जाता है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि ये प्रोटीन बार बार हम पढ़ रहे हैं, इस प्रोटीन के घटक कौन कौन से हैं, किन किन घटकों से मिलकर ये बना हुआ है, तो प्रोटीन के घटकों की अगर मैं बात करूं तो CHON यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रोटीन के घटक होते हैं। प्रोटीन के कार्य की अगर हम बात करें तो प्रोटीन जो है शरीर की निर्माणकारी इकाई है। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, प्रोटीन
शरीर की निर्माणकारी इकाई है। ये क्या है हमारे प्रोटीन के कार्य। प्रोटीन का कार्य है, पूछा जा सकता है। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि शरीर की निर्माणकारी इकाई है, निम्न में से शरीर की निर्माणकारी इकाई है। 4 ऑप्शन आ जाएंगे, वहां पे एक ऑप्शन आपको प्रोटीन का मिलेगा। और क्या कार्य करता है ये निर्माणकारी इकाई का मतलब है कि शरीर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, प्रोटीन की होती है। और प्रोटीन, ये प्रोटीन जो है शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर को एनर्जी प्रदान करता है। तो एनर्जी प्रदान करना भी इसका मुख्य कार्य हो गया। देखिए पेप्सिनोजन को HCl पेप्सिन में बदलेगा। पेप्सिन जो है वो सक्रिय हो जाएगा और सक्रिय होकर प्रोटीन का पाचन करेगा। प्रोटीन का पाचन आमाशय के अलावा छोटी आंत में भी होता है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है, तो आमाशय में होता है। क्यों होता है, ये कारण मैंने आप लोगों को बता दिया है। प्रोटीन जो है प्रोटीन को पेप्सिन, पेप्टोन और डाइपेप्टोन में परिवर्तित करता है। ये दोनों फिर किस में परिवर्तित हो जाते हैं, एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं, और ये एमिनो अम्ल आसानी से पच जाता है। प्रोटीन के घटक की अगर हम बात करें तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये प्रोटीन के घटक हैं। प्रोटीन का कार्य क्या है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है कि प्रोटीन शरीर की निर्माणकारी इकाई है, यानी हमारे शरीर का निर्माण जो है किस पर डिपेंड है, प्रोटीन पर डिपेंड है। और प्रोटीन जो है शरीर को क्या प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। इसके बाद जठर रस का अगर चौथा पदार्थ आता है तो वो हमारे पास आता है गैस्ट्रिक लाइपेज। उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि गैस्ट्रिक लाइपेज जो है वो पाचन में किस प्रकार उपयोगी है, कैसे हमारी हेल्प करता है। तो लिखिए गैस्ट्रिक लाइपेज। देखिए गैस्ट्रिक लाइपेज जो है ये क्या करता है, वसा का पाचन करता है, यानी वसा के पाचन के लिए हमारे शरीर में गैस्ट्रिक लाइपेज का निर्माण होता है। और ये जो लाइपेज है ना, वसा का पाचन आमाशय और छोटी आंत दोनों में होता है, ये भी ध्यान रखना भाई। वसा का पाचन जो होता है आमाशय व छोटी आंत दोनों में होता है। लेकिन यहां भी एक प्रश्न आ जाता है कि सर्वाधिक वसा का पाचन, बहुत ही अच्छी लाइन है, प्रश्न यहां से बनता है सर्वाधिक वसा का पाचन अगर पूछा जाए तो इसका आंसर भी आप लोगों के पास क्या होगा, छोटी आंत होगा। यानी वसा का सर्वाधिक पाचन कहाँ होगा, छोटी आंत में होगा। लेकिन अभी प्रोटीन के पाचन की हमने बात की थी, तो प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है, आमाशय में होता है। वसा को, ये जो गैस्ट्रिक लाइपेज है, गैस्ट्रिक लाइपेज वसा को किस में परिवर्तित करता है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास वसा है, यहाँ पर गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम है, और ये गैस्ट्रिक लाइपेज जो है ना वसा को किस में बदलेगा, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलेगा। वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में बदलेगा। और ये दोनों जो हैं वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, इनका क्या होता है, आसानी से पाचन हो जाता है। इसके बाद में आता है हमारे पास लास्ट जो पदार्थ हैं वो है रेनिन। रेनिन किस प्रकार कार्य करता है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो रेनिन क्या होता है, केवल छोटे बच्चों में पाया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, केवल छोटे बच्चों में पाया जाता है। रेनिन एंजाइम जो है केवल छोटे बच्चों में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, इसका कार्य अब लिखेंगे तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि ये छोटे बच्चों में ही क्यों पाया जाता है, बड़े में क्यों नहीं पाया जाता। देखिए छोटे बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे क्या करते हैं, माँ का दूध पीते हैं, और माँ के दूध में एक प्रोटीन उपस्थित होती है जिसका नाम है केसिन प्रोटीन।
नाम सुना होगा आपने। केसिन प्रोटीन माँ के दूध में पाई जाती है और छोटे बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे क्या होते हैं, माँ का दूध पीते हैं और केसिन प्रोटीन उन माँ के दूध में पाई जाती है। और इस केसिन प्रोटीन का पाचन जो है, केसिन प्रोटीन का पाचन कौन करता है? रेनिन एंजाइम करता है। इसीलिए रेनिन एंजाइम केवल छोटे बच्चों में पाया जाता है। ठीक है, तो यहां पर हमारे जो आमाशय के जठर रस में 5 प्रकार के रस या पदार्थ जो थे उनके बारे में हमने विस्तार से बात की है कि कैसे वो कार्य करते हैं, उनका स्राव कहाँ से होता है, कैसे उनका स्राव होता है, क्या उनका कार्य है। इन सब बातों के बारे में विस्तार से हमने बात की है। अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। देखो, दोस्तों को शेयर करोगे तो हो सकता है आपका कोई ऐसा दोस्त हो जो किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ नहीं पा रहा हो, तो वो हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से अपनी विज्ञान विषय को बेहतर बना सकता है, बेहतरीन बना सकता है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। और अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे द्वारा आप लोगों को प्रदान की गई अध्ययन सामग्री अगर अच्छी साबित है, आप लोगों के लिए अच्छी साबित हो सकती है, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके और राइट साइड में जो बेल का आइकन है उसको दबा के और 3 ऑप्शन जो दिखेंगे उसमें ऑल पर क्लिक करें। अब आप सोचोगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अगर ये काम आप करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को दबाओगे, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो को अपलोड करता हूं, इसके आगे का जो वीडियो अपलोड होता है, तो उसकी सूचना सबसे पहले आपके पास में पहुंचेगी अगर ऐसा करोगे तो अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले इस चैनल में या एसपी सर का वीडियो सबसे पहले मैं देखूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाना है। इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में आहार नाल के और भागों के बारे में, जैसे छोटी आंत, बड़ी आंत, ये बच रहे हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोग घर पर रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।